हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में आपका स्वागत है। प्रथम विश्व युद्ध के बारे में हम पढ़ रहे थे कि प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत कैसे हुई, इसे विश्व युद्ध क्यों कहा जाता है और इसके होने के कुछ कारण मैंने आपको बताया था, जिसमें अति राष्ट्रवाद और औद्योगिकरण तथा अपने आप को सर्वशक्तिशाली बनाने के कुछ मुख्य कारण आपने देखे थे। आज देखते हैं जटिल अंतर्राष्ट्रीय संधियां। बच्चों, संधियां या समझौतों के बारे में आपने पढ़ा है। कई प्रकार के समझौते होते हैं, व्यापारिक समझौते, शिक्षा समझौते, औद्योगिकरण के लिए समझौते, प्रौद्योगिकी के लिए समझौते। किंतु यहाँ पर जो समझौते हम देखने जा रहे हैं वह अपनी अपनी सुरक्षा को लेकर के हुए थे। 19वीं सदी के अंत में यूरोप के देश में बहुत अधिक तनाव चल रहा था और सारे मजदूर देश यह मानकर चल रहे थे कि देर सवेर युद्ध तो होना ही है, लेकिन युद्ध में वे अकेले न पड़ जाएं, यह सोच करके सभी महत्वपूर्ण देश ये सोचने लगे कि युद्ध में आज नहीं कल तो हमको युद्ध होना ही है, यहाँ पर युद्ध करना ही है, किंतु अकेले न पड़ जाएं इस युद्ध में। इसलिए उन्होंने विभिन्न देशों के साथ कुछ समझौते या संधियाँ की। इसे उन्होंने गुप्त संधि, इन्हें गुप्त संधि कहते हैं, क्योंकि इस संधियों के बारे में उन देशों के अलावा कोई और देश नहीं जानता था। इस युद्ध में, इस संधि के अंतर्गत शर्त यह थी कि यदि कोई दूसरा देश किसी भी देश पर आक्रमण करता है तो बाकी देश उसका सहायता करेंगे। पहला देखते हैं यहाँ पे त्रिदेशीय संधि। यह 3 देशों के बीच हुई थी, 1882 में हुई थी। ऑस्ट्रिया, हंगरी और इटली के बीच यह संधि हुई थी, जिसके अनुसार अगर किसी देश पर फ्रांस या रूस पर का आक्रमण किया गया तो बाकी 2 देश युद्ध में उसकी उतरकर उसकी सहायता करेंगे। विशेषकर यह जो संधियां हैं तो मुख्य देशों के विरोध में की गई थी, फ्रांस, रूस और ब्रिटेन। पहली संधि जो देख रहे हैं हम, ऑस्ट्रिया, हंगरी और इटली ने की थी फ्रांस और रूस के विरोध में, कि यदि रूस या फ्रांस इन पर किसी एक देश पर आक्रमण करता है तो बाकी देश इसकी सहायता करेंगे। दूसरा है त्रिदेशीय समझौता। जर्मनी, ऑस्ट्रिया और इटली की संधि के द्वारा रूस और फ्रांस को अलग थलग पड़ने का खतरा पड़ गया था, तो दोनों जर्मनी की बढ़ती ताकत और आक्रामकता से चिंतित थे। ब्रिटेन भी जर्मनी की नौसैनिक ताकत से चिंतित था। अतः ब्रिटेन, रूस और फ्रांस ने मिलकर एक समझौता किया और 1907 में इस शर्त पर किया गया कि इनमें से किसी एक पर कोई अन्य देश आक्रमण करे तो वे एक दूसरे की मदद करेंगे। इधर ऑस्ट्रिया, हंगरी और इटली की संधि से जो है जर्मनी, ऑस्ट्रिया और इटली की संधि से कौन डर गया था? रूस और फ्रांस बिल्कुल अलग पड़ गए थे। अब उन्हें भी ये डर लगने लगा था कि जर्मनी ने अगर हम पर हमला किया तो हमारी सहायता कौन करेगा। इसी चिंता में, और ब्रिटेन भी यहाँ पर जर्मनी की बढ़ती हुई नौसैनिक ताकत अर्थात समुद्री ताकत से चिंतित था। इस वजह से 1907 में ब्रिटेन, रूस और फ्रांस ने मिलकर एक समझौता किया। इसमें शर्त यह रखी गई कि इनमें से यदि कोई भी राज्य, कोई भी देश अन्य देश पर आक्रमण करता है तो वे एक दूसरे की मदद करेंगे। इस प्रकार अनेकों संधियां यहाँ पर हुई। तुर्की समझौते ने एक समझौता किया कि अगर जर्मन ऑस्ट्रिया के विरुद्ध रूस में युद्ध में उतरेगा तो तुर्की जर्मनी का साथ देगा। दूसरी ओर रूस ने सर्बिया से समझौता कर रखा था कि अगर ऑस्ट्रिया उस पर हमला करे तो रूस उस सर्बिया की सहायता करेगा। इस प्रकार बच्चों, पूरे यूरोप के देश जो थे वे आपस में एक दूसरे से युद्ध से डरे हुए थे। इस कारण वे अपना समझौता कर रहे थे। इस प्रकार सारे देश जो है समझौते के जटिल जाल में बुनकर बैठे हुए थे। पूरा यूरोप जो था 2 खेमों में बटा हुआ था, अर्थात 2 गुटों में बटा हुआ था। एक तरफ जर्मनी और दूसरी ओर ब्रिटेन के नेतृत्व वाले देश थे। दोनों गुटों के बीच ये तनाव बढ़ता ही जा रहा था।
इसी बीच सर्बिया के राष्ट्रवादियों ने ऑस्ट्रिया के राजकुमार और उसकी राजवधू की हत्या कर दी। अब ऑस्ट्रिया और सर्बिया पर हमला करने का मौका मिल गया। रूस सर्बिया की मदद के लिए युद्ध में उतरा तो जर्मनी ऑस्ट्रिया की मदद करने के लिए युद्ध में तैयार हो गया। इस प्रकार देखते हैं कि पूरा दृश्य जो है, पूरा देश जो थे यूरोप के, वे जटिल जाल बुनकर बैठे थे संधियों का। एक तरफ इसमें इस प्रकार जो था, पूरा यूरोप जो है दो भागों में बढ़ गया था। एक और जर्मनी था, दूसरी ओर ब्रिटेन था। दोनों के नेतृत्व में अनेक देशों ने समझौते किए थे एक दूसरे के बीच में। इस बीच सर्बिया के राष्ट्रवादियों ने ऑस्ट्रिया के राजकुमार और उसकी पत्नी की हत्या कर दी। तो अब ऑस्ट्रिया को मौका मिल गया सर्बिया पर हमला करने के लिए। इस प्रकार रूस सर्बिया की मदद के लिए आया और जर्मनी ऑस्ट्रिया की मदद के लिए तैयार हो गया। इस प्रकार से यह युद्ध जो है होते रहे। इस प्रकार यह युद्ध शुरू हुआ। युद्ध शुरू होने का एक कारण यह भी था कि विश्व में के विभिन्न देश जो है वे अपने आप को और अपने जनता में इस प्रकार की भावनाएं फैला रहे थे, जिससे कि अति राष्ट्रवाद और सैन्यवाद की भावना का विकास होने लगा। अति राष्ट्रवाद का अर्थ है कि हमारा देश सर्वशक्तिशाली है और हमारा जन्म है, हमारे द्वारा अनेक देशों का प्रतिनिधित्व किया जाना चाहिए। इसके साथ साथ उनमें उपनिवेशों को होंगे। जितने उपनिवेश जिस देश में होंगे वह देश उतना ही शक्तिशाली होगा। इस प्रकार की भावना उस समय के राजनेताओं में तथा प्रजा में फैलाई जा रही थी और अपने देश को सर्वशक्तिमान है, इस प्रकार की भावना भी देश में फैलाई गई, जिसे अति राष्ट्रवाद कहते हैं। और दूसरे इलाकों में रहने वाले लोग अब स्वतंत्र भी होना चाहते थे, जैसे पोलिश, चेक, हंगरी। ये ऐसे कुछ राष्ट्रवादी देश थे जिन्होंने जो अपने आप को दूसरे राज्यों से स्वतंत्र करना चाहते थे, परंतु इनके उपनिवेश जो थे उन्हें स्वतंत्र होने नहीं देना चाहते थे। मध्य यूरोप में ऐसे अन्य गिनत समूह थे जिन्होंने जो प्रयास करने लगे कि इससे सीधा प्रभाव वर्तमान साम्राज्यों को तोड़कर अपने स्वतंत्र राज्य बनाना का निर्माण करना चाहते, स्वतंत्र देश का निर्माण करना चाहते थे। परंतु इनमें भाषाई तरीकों से, भाषाई आधार पर देश बनाना चाहते थे। इस प्रकार जो राष्ट्रवाद की भावना है वह यूरोप के कुछ देशों में फैली थी। इसके पश्चात है सैन्यवाद। अधिकतम सैनिकों की शक्ति अर्थात राज्यों ने अपनी सैनिक शक्ति को अधिक बढ़ा लिया था, जिस कारण भी वे अपने आप को सर्वशक्तिमान समझने लगे थे। इसका कारण यह था कि यदि कोई भी समस्या आती है तो हमारी सैन्य शक्ति के बल पर हम उसे जीत सकते हैं। इस प्रकार की भावना भी लोगों के मन में थी। राष्ट्रीयता की संकुचित भावना, स्वार्थ, आर्थिक हित और कूटनीति इतनी बढ़ गई थी कि शांति की बात करना बेईमानी हो गई थी। शांति और सद्भावना के स्थान पर आशंका, भय और द्वेष की भावना बढ़ गई थी। जहाँ भी शक्ति आती है, ताकत मिल जाती है, तो वह दूसरे व्यक्तियों को शक के निगाह से देखने लगता है, भय रहता है, द्वेष की भावना बढ़ जाती है। ऐसी स्थिति में शांति के लिए सोचना या शांति के लिए प्रयास करना वह बहुत मुश्किल हो जाता है। जहाँ भी युद्ध की भावना या द्वेष की भावना आएगी, वहाँ मनमुटाव और आशंका और भय होना आवश्यक है, वो स्वाभाविक है। कोई भी शांत चित्त से सोचना नहीं चाहता था। किसी भी राष्ट्र के लिए अत्यंत कठिन हो गया था।
इस समय कई लोग डार्विन के सिद्धांत से प्रभावित थे कि और वे सामाजिक डार्विनवाद में विश्वास करते थे, अर्थात वे सोचते थे कि योग्यतम राष्ट्र ही बचेगा और उन्नति करेगा। अतः यह विश्वास उत्पन्न हुआ कि संघर्ष जीवन का प्राकृतिक नियम है और विकास के लिए आवश्यक है। इस समय के नेता जो थे यह समझने लगे थे कि परिवर्तन प्रकृति का प्राकृतिक नियम है, जीवन का प्राकृतिक नियम। उन्होंने बदलाव है, किंतु ऐसा बदलाव नहीं जिससे लोगों को तकलीफ हो, जनता को तकलीफ हो। इस समय एक भावना जो पैदा हुई थी कि जो सर्वोत्तम राष्ट्र होगा वही बचेगा, जो योग्य होगा वही श्रेष्ठ होगा, वही बचेगा, बाकी सब समाप्त हो जाएंगे। इस प्रकार की भावना का विकास होने लगा था। इस समय मानवता की भावना और नैतिकता, मानवता की भावनाएं जो है पूरी तरह नष्ट होने लगी और इस प्रकार धीरे धीरे पूरे राष्ट्र युद्ध में शामिल हो गए। समाचार पत्रों और जनमत से प्रभावित करने हेतु महत्वपूर्ण योगदान दिया। समाचार पत्रों ने जनमत संग्रह करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। प्रथम विश्व युद्ध के समय सभी देशों के समाचार पत्रों में उग्र राष्ट्रीयता की भावना को बढ़ावा दिया और उन्होंने घटनाओं को इस प्रकार प्रस्तुत किया जिससे जनता उत्तेजना बढ़ी और शांति समझौता करना कठिन हो गया। इस समय विश्व युद्ध के लिए समाचार पत्रों ने जनमत संग्रह किया जिसमें उन्होंने इस प्रकार की भावनाओं का विकसित किया या इस प्रकार के समाचार पत्रों में इस प्रकार की भावनाओं को छापा जिससे लोगों में अति राष्ट्रवाद की भावना का विकास होने लगा और उनमें दूसरे देशों की के लिए द्वेष की भावना बढ़ने लगी। ऐसी स्थिति में शांति समझौता करना बहुत कठिन हो गया था। इसके साथ साथ युद्ध को देखते हुए बहुत से युद्ध सामग्रियों का निर्माण किया गया और युद्ध के लिए सभी देशों के आपस में तैयार हो गए। यहाँ पर एक तालिका दी गई है जो कि युद्ध में किस प्रकार से लोग शामिल हुए, युद्ध में की तैयारी में लोगों ने कितने खर्च किए और किस प्रकार का कितने प्रतिशत लोगों ने सैन्य खर्च बढ़ा दिया। कुछ बड़े देशों में से हैं जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी, ब्रिटेन, रूस, इटली और फ्रांस। ये लोगों ने इस प्रकार अपने युद्ध के खर्चों को बढ़ाया। 1880 में जहाँ 13% था वहीं 1914 में यह 40% सैन्य खर्च बढ़ा दिया गया। लोग इसलिए भी युद्ध की सामग्रियों में अपना खर्च या निवेश बढ़ाने लगे क्योंकि उन्हें पता था, कंपनियों को ये पता था कि आज नहीं कल युद्ध तो होना ही है, इससे वे और अधिक मुनाफा कमा सकेंगे। इसलिए कंपनियों ने अपने कारखानों में युद्ध सामग्रियों का अत्यधिक निर्माण करना भी शुरू कर दिया था। ऐसा नहीं था कि यूरोप के सारे लोग अपनी सरकारों के दावों को मानकर युद्ध करने के पक्ष में हो गए। अनेक सरकारों के देशों की जो जनता थी वह नहीं चाहती थी कि युद्ध हो, परंतु राजनेताओं के द्वारा इस युद्ध को आमंत्रित किया गया क्योंकि उनमें अहम की भावना थी और इसी भावना ने युद्ध में सभी लोगों को शामिल कर लिया था। इस युद्ध में 3 महाद्वीपों को प्रभावित किया था। जर्मनी, पहला यूरोप था, उसके बाद संयुक्त राज्य अमेरिका
और उसके पश्चात एशिया को इस प्रकार शामिल किया गया क्योंकि इन देशों के अनेक उपनिवेश एशिया महाद्वीप में थे। तो इस युद्ध में न चाहते हुए भी उनके संसाधनों और सैनिकों का प्रयोग किया गया। जैसे भारत भी इस युद्ध में शामिल हुआ था। किस प्रकार हुआ था? भारत में ब्रिटेन का शासन था, उस समय अंग्रेजों का शासन था, और अंग्रेजों ने न चाहते हुए भी भारत के संसाधनों और यहाँ के सैनिकों का युद्ध में प्रयोग किया। ठीक है, आज के लिए इतना ही। इस वीडियो में इतना ही, इसके आगे अगले वीडियो में देखेंगे। बाय।